ये आप नक्शा देखिए, 1946 में फिलिस्तीन और इजराइल का नक्शा आप समझिए। फिर आगे बढ़िए, आप देखिए 1947 में कैसे फिलिस्तीन और इजराइल का नक्शा बदल गया। इसके बाद आप आगे बढ़िए, आप देखिए 1967, अब ये सफेद वाला हिस्सा इजराइल है और हरा वाला फिलिस्तीन है, आप समझिए। 2012 देखिए, सफेद वाला इजराइल है और हरा वाला फिलिस्तीन। और 2023 में क्या ये नक्शा और बदलेगा? क्या ये गाजा पट्टी का उत्तरी हिस्सा पर फिर से अब इस पर भी इजराइल का कब्जा हो जाएगा? क्या गाजा युद्ध से बदल जाएगा इजराइल का नक्शा? ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या दुनिया का भूगोल एक बार फिर बदल जाएगा? क्या इजराइल का नक्शा एक बार फिर बदल जाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इजराइल का नक्शा बदल जाएगा? आइए आपको कुछ थ्योरीज के जरिए समझाते हैं। इजराइल का नक्शा बदल जाने की थ्योरी नंबर 1, इजराइल लगातार गाजा पर अटैक कर रहा है और वहां पर वो रुक नहीं रहा है। नंबर 2, विदेशी नेता इजराइल आ रहे हैं लेकिन सीज फायर की अपील कोई नहीं कर रहा है। बाइडेन से लेकर सुनक तक आगे, लेकिन किसी से सीज फायर की अपील नहीं सुनी। नंबर 3, मिस्र, जॉर्डन फिलिस्तीन के लोगों को घुसने ही नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने यहां एक भी शरणार्थी नहीं लेंगे, वो मदद को भी नहीं आ रहे हैं सामने। 57 मुस्लिम देश, OIC सिर्फ बातें कर रहे हैं। ईरान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन ये हमला भी बदस्तूर जारी है और कहीं से कोई भी देश यहां लगता नहीं कि फिलिस्तीन के साथ लड़ने को खड़ा हो। लेबनान का अटैक बेअसर हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं वो लगता नहीं कि इजराइल की सेना पर कोई ज्यादा असर डाल पा रहा है। नंबर 6, रूस और चीन जो कि ईरान के समर्थक माने जा रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थक माने जा रहे हैं, उनमें वो आक्रामकता नहीं दिख रही जो यूक्रेन युद्ध के समय दिख रही थी। वो इतने आक्रामक नहीं है। तो इजराइल का नक्शा क्या बदल जाएगा? क्या यहां पर गाजा का नक्शा थोड़ा मिट जाएगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इजराइल अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? क्या इजराइल जो जिस तरह से उसने 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने को कहा है, उसका क्या यह मकसद है कि गाजा का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं, क्या ये इजराइल के कब्जे में आ जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे और मेरे साथ इजराइल के लोग भी होंगे। आज आपको युद्ध पर इजराइल लाइव सुनने को मिलेगा और एक नहीं, कई सारे लोग इजराइल से जुड़ेंगे जो इजराइल के नागरिक हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाता हूं मैं। वेस्ट बैंक में भीषण जंग चल रही है। वेस्ट बैंक में भीषण जंग जारी। IDF और आतंकियों में भीषण बमबारी वहां पर हुई है। ये तस्वीरें देखिए कैसे इजराइल की सेना वहां वेस्ट बैंक की गलियों के सड़कों को बर्बाद करती हुई। बड़े बड़े बुलडोजर लेकर IDF वहां पहुंच चुकी है और बड़े बड़े बुलडोजर लेकर वो वेस्ट बैंक की सकरी गलियों में घुस गए हैं और उन सकरी गलियों में देखिए कैसे बुलडोजर वेस्ट बैंक को तबाह किए दे रहा है इजराइल का। ये आप देख सकते हैं। ना इन पर गोलियों का असर है, ना इन पर पत्थरों का असर है। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक की है। IDF यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेज वहां बढ़ चली हैं इजराइल में और देखिए कैसे वेस्ट बैंक में इजराइल की फोर्सेज और वहां क्या हाल है आप देखिए। अब आपको एक और खबर दिखाता हूं मैं। गाजा में आपको ये तस्वीर में एक और तस्वीर इसी की दिखाता हूं। गाजा में तो हमला हो ही रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक में क्या हालात है ये भी देखिए। वेस्ट बैंक में भी ऑल इज नॉट वेल। वेस्ट बैंक में भी कई सारे लोगों की मौत हुई है। वहां भी रह रहकर गोलाबारी की आवाज आ रही है, वहां भी धुआं उठता दिख रहा है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर। गाजा में बेकरी पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। गाजा में बेकरी पर हमले का वीडियो, हमले का CCTV फुटेज सामने आया है। इजराइल के हमले में कई लोग घायल हुए थे। ये एक CCTV फुटेज है। ये देखिए एक बेकरी में गाजा पर कैसे अटैक हुआ। गाजा की ये बेकरी है और वहां पर इजराइल के हमले का ये फुटेज देखिए। ये हमले का CCTV फुटेज है। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ, जैसा कि मैंने बताया, युद्ध पर इजराइल लाइव होगा। उनसे तो आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन अपने पूरे पैनल से आपका तारुफ कराता हूं। मेजर जनरल VK दत्ता एज डिफेंस एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन करना है। प्रोफेसर AK पाशा मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इजराइल से कौन जुड़ रहा है? ये जो नीचे आप बैंड देख रहे हैं, युद्ध पर इजराइल लाइव, कौन है? आज मेरे साथ इजराइल से समांथा और हर्जील हैं। और हर्जील तो इजराइल की फोर्स में रह चुके हैं, IDF के पूर्व सैनिक हैं। समांथा वॉलेंटियर हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। स्वागत है आप लोगों का। मेरे साथ जैकलीन सोलोमन है। जैकलीन इंडियन ओरिजिन की इजरायली नागरिक हैं, हिंदी बोल सकती हैं और वहां बहुत मदद कर रही हैं। उनसे बात
करेंगे। और मेरे साथ थोड़ी देर में जैकब जुड़ने वाले हैं, जो वहां इजराइल के नागरिक हैं, हिंदी बोलते हैं, भारत से कनेक्शन है और लगातार वहां पर वो लोगों की मदद कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले जनरल दत्ता एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, फिर मैं इजराइल के लोगों के पास जाऊंगा। आज इजराइल के लोग बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। पहले मैं आपके पास आऊं उससे पहले 3 तस्वीरें दिखा देता हूं। वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग देख लीजिए। वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। ये इजरायली टावर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट कैसे आ रहे हैं और कैसे ये घूम घूम कर जा रहे हैं, ये आप देखिए। तो ये इजरायली टावर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट आप देख रहे हैं। ये इजरायली टावर पर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी हैं, जो सर्विलांस डिवाइसेस लगी हैं, हिजबुल्लाह कैसे पिन पॉइंट एक्शन करते हुए उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये आप इस वक्त देख रहे हैं यहां पर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये इजरायली टावर पर हिजबुल्लाह ऐसे इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को निशाना क्यों बना रहा है और ये कौन सा एम्युनिशन है जो घूम घूम कर आ रहा है, टावर पे निशाना बना रहा है, ये हम देखेंगे। लेकिन गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक अब देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये उठता हुआ जो मलबे का जो गुबार है, या आप ये देख सकते हैं किस तरह से धुएं का जो मशरूम है, ये किस तरह से ये बता रहा है आपको कितना बड़ा अटैक इजराइल ने किया। ये गाजा पर हमले के ताजा वीडियो है, ये वीडियो देखिए, आवाज सुनिए इनकी। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक का वीडियो आप देख रहे हैं। लगातार आज 13वें दिन भी गाजा पर इजराइल कुछ इस तरह से बॉम्ब गिरा रहा है। डरा देने वाली तस्वीरें हैं ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं और ये रियल तस्वीरें हैं इजराइल की गाजा पर अटैक की। और ये तस्वीर देखिए, आतंकियों के अड्डे पर इजराइल का टारगेटेड अटैक। ये देखिए, पिन पॉइंट अटैक इजराइल के, जिस बिल्डिंग को निशाना बनाना है उसी बिल्डिंग पर, हमास के ठिकानों पर ये हमले हुए हैं और हमास के कई बड़े आतंकी इन हमलों में मारे गए हैं। आतंकियों के अड्डे को पहले टारगेट किया इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने और उसके बाद उन्होंने हमास के आतंकियों के अड्डों को कुछ इस तरह निशाना बनाया जिससे वो उनके अड्डे तबाह हो गए, कई आतंकी मारे गए। ये इजराइल का टारगेट अटैक है। तो देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे चलते हैं यहां पर जनरल दत्ता के पास। जनरल दत्ता, ये जो हम आज बात कर रहे हैं, इजराइल का नक्शा बदल जाएगा। इस इजराइल के नक्शे में जिस तरह से लगातार बदलाव हुआ है समय के साथ, क्या आपको भी लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि यहां पर एक बार फिर से नक्शा बदलेगा? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक इजराइल के नक्शे की सवाल है, 1948 के बाद 1967 में जो अटैक हुआ, जो 6 डे वॉर जाना जाता है, उसमें इजराइल ने सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन और इराक की सेना के साथ लड़ाई करके, ये वो समय है जब इन्होंने गाजा के ऊपर कब्जा किया इजराइल ने, और 40 बरस तक गाजा के ऊपर कब्जा रहा इजराइल का और यहाँ पे इनकी सेटलमेंट भी बन गई। उसके बाद 2005 में जो एरियल शैरन थे इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक यूनिलैटरल फैसला लिया कि भाई चलो पैलेस्टीनियन को हम एक आज़ादी देते हैं ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो उन्होंने यूनिलैटरल विड्रॉल किया गाजा से और उनके सेटलर्स को भी वहाँ से निकाला, बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने सेटलर्स को ज़बरदस्ती निकाला वहाँ से, अपना गाजा से। अभी जो माहौल पैदा हुआ है हमास के हमले के बाद, अभी इजराइल दोबारा इस इलाके को क्लियर करेगा, हमास को डेफिनेटली ख़त्म करेगा ताकि दोबारा ऐसा हरकत ना कर पाएँ। उसके लिए हो सकता है कि उसको अभी नॉर्थ गाजा से शुरू करके उसको क्लियर करके। अच्छा, मैं यही पूछ लेता हूँ सीधे, जो आप नॉर्थ गाजा को क्लियर करने की बात कर रहे हैं, हर्जिल, आप तो इजराइल की सेना में रह चुके हैं ना, आप तो इजराइल की सेना को समझते हैं।
आप सीधे हमें वहां से ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि नॉर्थ गाजा अब इजराइल के कब्जे में आने वाला है? इसराइल का मुझे नहीं लगता कि इसराइल का कोई ऐसा इरादा है क्या गाजा को कब्जे में ले। हाँ। उनको इरादा सिर्फ इतना है कि हमास को जड़ से खलास करना चाहिए, जरूरी है, खत्म करना चाहिए, क्योंकि गाजा में जो छुपा हुआ है हमास, वही सब इसकी जड़ है, जो सब मुस्लिम देशों में फंसा हुआ है, ये है, उसका नाम है हमास। तो इसको उखाड़ना ये इसराइल का मेन मकसद रहेगा। हमास को उखाड़ना इजराइल का मेन मकसद रहेगा। जैकलिन, आपको क्या लगता है? आप भी इजराइल से हैं। मैं भी यही सोचती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इजराइल को वापस गाजा कब्जा करने का ये इरादा है। सिर्फ हमास को अपने पोजीशन से निकालने का, वो वापस हम जो अब गुजर चुके हैं पिछले 15 दिनों में, जो 7 अक्टूबर को हमारे साथ हुआ, ये सब हम कभी वापस नहीं होने देना चाहेंगे। ये मैं 26 साल से इजराइल में रह रही हूँ, ऐसे बहुत से ऑपरेशंस हुए हैं हमास की तरफ से, 4 या 5 बार एटलीस्ट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जो कुछ अभी एक्सपीरियंस किया है वो कभी नहीं था। हमेशा हमने बोला, हमेशा हम 2-3 दिन की लड़ाई करके चुप बैठते। इस बार हमें हमास वापस उठना नहीं चाहिए। आप जहां से हैं वो गाजा से कितना दूर है? आप जहां से जुड़ी हुई हैं? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। हमारे यहाँ पर दिन में एटलीस्ट 2 बार साइरेंस होते हैं, रॉकेट्स आते रहते हैं 2 बार एटलीस्ट, इफ नॉट मोर। आपके शहर पे भी रॉकेट आते रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? जैसे रॉकेट्स आते हैं, हम हर घर में यहाँ पर बाय लॉ एक शेल्टर रूम होता है, तो हम सब पूरी फैमिली के साथ में वो शेल्टर रूम में दौड़ के चले जाते हैं, जहाँ पर हमने नेसेसिटीज रखी हुई हैं, कभी कुछ मिनटों के लिए तो कभी कुछ घंटों के लिए हमें वहाँ पर रहना पड़ता है। ठीक है, जैकब भी मेरे साथ है। जैकब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तेल अवीव से हैं मेरे साथ। तेल अवीव यस सर, मैं तेल अवीव से हूँ, और बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आज ये जो हमारे साथ इजराइल में हुआ, ये हर एक कोई कंट्री में हो सकता है। इट कैन हैपन इन एनी कंट्री, एंड व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, वी डोंट वांट दिस टू हैपन इन अनदर कंट्री। सो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी पीस नेगोशिएशंस, नो सीज़फायर एंड नो ह्यूमैनिटेरियन एड until and unless they free our hostages. 203 people have been taken hostages. अरे जैकब, आप कह रहे हैं कि सीज़फायर होना नहीं चाहिए? यस, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 203 लोग हमारे अगर नहीं छोड़ सकते हैं, जिनके फैमिलीज हैं, जो उन्हें छोड़ना चाहिए, दे शुड लीव आवर 203 पीपल एंड द फैमिलीज। दे शुड बी नो सीज़फायर एंड नो ह्यूमैनिटेरियन talks and no peace negotiations, nothing. They have to finish Hamas and Hezbollah. Only then this will end. If not, this can happen again another 6 months to another 8 months. There should be no talks. This can happen to any country. And if this would have happened in US or in Canada or in Germany, France, nobody would have told them what to do. So nobody will tell us what to do. That is for sure. ये 2 तस्वीरें देखिए, ये एक तरफ जनरल सुलेमानी की कब्र पर अटैक हुआ है, और दूसरी तरफ मोहम्मद दाइफ जो मास्टरमाइंड है, उसको, जो हमास का लीडर है, हमास का जो सबसे बड़ा कमांडर है मिलिट्री का, हमास की मिलिट्री का, अल कासम का। मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, कहा जाता है कि 2020 में ईरान के कमांडर जनरल सुलेमानी ने इजराइल पर इसी तरह के अटैक की प्लानिंग की थी, और लेबनान में उसी की कब्र पर ऐसा अटैक किया है यहां पर ईरान ने कि उसकी कब्र को खत्म कर दिया है, कब्र तबाह कर दी है। और अब जो आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं इस वक्त, मोहम्मद दाइफ की फोटो, जिसकी केवल एक फोटो है दुनिया के पास, उसकी आज पूरी प्रोफाइल आपको हम बताएंगे, वो पूरी प्रोफाइल बताएंगे, उसको कैसे ढूंढ रहा है इजराइल, ये आप समझेंगे। आज इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं कि जिसकी कब्र में उसको शांति से लेटने नहीं दिया इजराइल ने, क्या वो नक्शा नहीं बदलने जाएगा? क्या वो गाजा पर कब्जा नहीं करने जाएगा? आइए जरा मैं आपको मोहम्मद दाइफ का प्रोफाइल बताता हूं। ये बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो TV9 की टीम आपके लिए लेकर आई है। मोहम्मद दाइफ, जी हां, ये जो आपके सामने है, ये है वो मोहम्मद दाइफ। इसकी एक आंख नहीं है, इसका बायां हाथ नहीं है, इसका दायां हाथ नहीं है, इसके दोनों पैर नहीं है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ यह शख्स बहुत रहस्यमय है, कोई नहीं जानता कि यह कहां पर है। आप ध्यान से देखिए, ना एक आंख है, ना बायां हाथ है, ना दाहिना हाथ है, ना दोनों पैर हैं, बस इसकी जो शैतानी खोपड़ी है, इसी में ये सारी साजिशें रच रहा है। बेहद रहस्यमय है। गाजा की सुरंगों में कहां है कोई नहीं जानता। ये जो हमास की अल कासम ब्रिगेड है, उसका प्रमुख है। मोसाद ने 7 बार इसको मारने की कोशिश की है, 7 बार, लेकिन अभी तक मोसाद इसको मारने में कामयाब नहीं हुई है। गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से इसने पढ़ाई की, पहले इंतिफादा में 20 साल की उम्र में जेल गया ये,
और 1400 लोग जो आज हमास के हमले में मारे गए, उसका जिम्मेदार यही शख्स बताया जा रहा है। ये जो मोहम्मद दाइफ आप देख रहे हैं, यही इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। डॉक्टर पाशा, तो जिसको कब्र में नहीं लेटने दिया इजराइल ने, जिसके लिए वो इतना बेकरार है उसको ढूंढने के लिए 7 बार जिसको मारने की कोशिश की, वो इजराइल क्या अब उस उत्तरी गाजा पर कब्जा नहीं कर सकता जहां से उसने लोगों को कहा है कि गाजा छोड़ दो? देखिए, उत्तरी गाजा कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इजरायली फ़ौज घुस के कब्जा कर सकती है, हालांकि वहाँ के लोग निकल के ज़्यादातर चले गए हैं, लेकिन जो टनल्स हैं, जो सुराखें हैं जो इजराइल को जोड़ती हैं, वो कई 100 किलोमीटर तक लंबी हैं और गहरी हैं, और कहाँ तक इजराइल सफल रहेगा इनको अंदर जाने में और जो बंदी हैं उनको वापस लाने में। और हमास के जो लोग हैं, जैसे जैसे इजराइल बढ़ेगा तो वो इनके पास जो भी असला है, आर्म्स है, उनको यूज़ करके या तो टैंक उड़ाएंगे या तो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर उड़ाएंगे, लेकिन वो सब सिविलियंस में भाग के दूसरे हिस्से, गाजा के दूसरे हिस्से में चले जाएंगे। तो इसराइल का असल मकसद ये है कि वो जो शुमाली गाजा है उसको कोई फ़लस्तीनी वहाँ नहीं रहे जैसा खाली करके अपने कब्ज़े में रखे, या कोई अपने साउथ लेबनान में जिसने क्रिश्चियन ग्रुप बनाया था उसी तरह का अपना पिट्टू लोग जो फ़लस्तीनी उनके हामी हैं उनको वहाँ बरकरार रखना चाहता है। गाजा युद्ध बदल देगा इजराइल का नक्शा, इस पर ही हम बात कर रहे हैं। देखिए, वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग, वेस्ट बैंक में अब आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। इजराइल की फोर्स और हमास लड़ाकों में फायरिंग हुई है। वेस्ट बैंक के तुल करम के नूर शम्स शिविर में यह जंग हुई है। आपको ये तस्वीरें और ये आवाज इसका आइडिया देंगी, दिखाइए पीसीआर। तुलकरम से एक और खबर है। तुलकरम में फिलिस्तीनी और इजरायली फोर्सेस के बीच झड़प, नूर शम्स शिविर में छापेमारी के बाद झड़प हुई है। तुलकरम ही ये वेस्ट बैंक का इलाका है, काफी घनी आबादी वाला इलाका है। यहां पर इजराइल की फोर्सेस और फिलिस्तीन के लोगों में झड़प हुई है। वहां पर गोलियां चली हैं हमास के लड़ाकों और आईडीएफ की फोर्सेस के बीच में, और फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उनसे भी इजराइल की सेना की झड़प हुई है। ये तुलकरम की तस्वीरें हैं और वहां से आ रही गोलीबारी की आवाजें हैं। आईडीएफ लगातार यहां छापेमारी कर रही है और उसके बाद ये वहां पर स्थिति देखी जा रही है। लेकिन केवल अगर आपको लगता है कि गाजा युद्ध इजराइल तक ही सीमित है तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, ग्राफिकल रिपोर्ट और आपके सामने। गाजा युद्ध की चिंगारी कहां तक? गाजा युद्ध की चिंगारी लेबनान तक है। लेबनान में कैसे वहां पर जो कासिम सुलेमानी है उसकी कब्र पर ही इजराइल ने हमला नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इराक में इस युद्ध की चिंगारी है जहां पर अमेरिकी बेसेस पर हमले हो रहे हैं। सीरिया में न केवल इजराइल अलेप्पो और दमिश्क में अटैक कर रहा है, बल्कि सीरिया में अभी ताजा खबर यह है कि अमेरिका के बेसेस पर वहां भी हमले हुए हैं। जॉर्डन में हमले की खबर आ रही है। गाजा पट्टी में तो लगातार युद्ध चल ही रहा है, लगातार वहां पर गाजा पट्टी में जरा लगातार हो ही रहा है। तो ये दायरा युद्ध का हम बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल से निकलकर ये युद्ध अब बढ़ रहा है। अलग अलग देशों में इसकी आंच पहुंच सकती है। अब ये 57 देश जो हैं वो क्या अब गाजा या फिलिस्तीन की मदद के लिए इस युद्ध में कूदेंगे, और बाइडेन के आने के बाद क्या स्थितियां बदलेंगी, ये सवाल है। लेकिन इसी बीच देखिए, अभी जो मैंने कहा कि इराक में अटैक हुआ यूएस की आर्मी पर, उसी से जुड़ी खबर। इराक में यूएस आर्मी पर अटैक, ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें देखिए। ये इराक में यूएस की आर्मी पर अटैक हुआ है। इराक में इस वक्त करीब 5 से 6 हजार अमेरिकी सैनिक बताए जा रहे हैं जो अभी भी वहां पर यूएस आर्मी के बेसिस पर हैं, और वहां पर भी जब से यह युद्ध शुरू हुआ है 2 बार अटैक हो चुका है। यह इराक की आर्मी पर अटैक हुआ है यूएस बेस पर, यह उसकी तस्वीर सामने आई है। अगली तस्वीर, गाजा सीमा पर इजराइल के टैंक देखिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इजराइल ने बिल्कुल ठान लिया है कि इस बार कुछ बड़ा करके मारेगा। ये टैंक देखिए, लग रहा है किसी पार्किंग में गाड़ियों की कतार खड़ी हो, उसी तरह ये टैंक और आर्मर्ड व्हीकल खड़े। बगल में आप वो रेलवे लाइन देख सकते हैं, और रेलवे लाइन के बगल में ये इजराइल के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, ये उनकी तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाते हैं हम आपको, गाजा की तबाही की तस्वीर दिखाते हैं आपको। गाजा की तबाही की तस्वीर का ये वीडियो, गाजा की तबाही का ये वीडियो बताता है कि इजराइल ने कैसे वहां बारूद
न केवल बरसा दिया है बल्कि बारूद से इस गाजा को नहला दिया है। और एक हमने आपको कैलकुलेशन दिखाया था कि 4-5 दिन पहले कि गाजा में पर आदमी देखें तो एक आदमी पर 2 किलो बारूद पहले ही 5 दिन पहले ही हिसाब लगा था ये कि वो बरसा चुका है। और अब जब तक ये एयर स्ट्राइक हुई है, अब उस दिन से तो अभी तक बहुत ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ गया है। सोचिए जनरल दत्ता, एक आदमी पर 3-4 किलो बारूद का अगर हिसाब आ जाएगा तो ये इजराइल करना क्या चाहता है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि गाज़ा के अंदर जो सारी जानकारी सारी दुनिया को अभी मालूम है कि वहाँ पे टनल्स हैं, उनके जो ओवरग्राउंड जितने टारगेट थे हमास के, उसको इजरायली सेना ने, इजरायली एयरफोर्स ने उनको तबाह कर दिया है। और ये जो पर पर्सन हाउ मच ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, कितना हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है, तो आपने बोला साहब 3 से 4 किलो के करीब पर पर्सन। तो इतना बड़ा बारूद, जो जितनी तबाही ऊपर हुई है अबव द सरफेस वो हो गई है। और जो टनल्स को भी इफेक्ट करने के लिए जो इनके जो डीप पेनिट्रेटिंग बॉम्ब होते हैं, जो कम से कम नीचे जाके 500 पाउंड का बॉम्ब होता है, वो टनल्स को भी बर्बाद करता है। तो इस प्रकार की कार्रवाई इजरायली एयरफोर्स कर रही है और इस पूरे एरिया को सॉफ्टन करने के बाद ही जो इजरायली लैंड फोर्सेस है वो एंटर करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी इस स्ट्रैटेजी को मैं आगे भी आप इस पे बात करूंगा, लेकिन समानता अभी आपसे बात नहीं हो पाई। आप तो वॉलेंटियर हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। जरा बताइए, ये जो हम इतना ज्यादा युद्ध दिखा रहे हैं गाजा पर, इजराइल में, आपके यहाँ, आपके शहर पर इसका क्या असर पड़ रहा है? हमारे शहर पे फिलहाल तो कोई भी असर नहीं है। सिर्फ लोग आ रहे हैं अश्केलोन साइड से, पूरा गाजा के आसपास जो 40-80 किलोमीटर तक जो गांव है, वहां के लोग आ रहे हैं, होटल्स में घर ढूंढ रहे हैं इधर रहने के लिए, एटलीस्ट जब तक वॉर नहीं खत्म होती। और आप एग्जैक्टली किस लोकेशन से हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जहां पर आप हैं वहां पर अगर असर नहीं तो कौन सी जगह है वो क्या गाजा के पास की है, गाजा की दूर की है? इजिप्ट और जॉर्डन बॉर्डर के बीच में हम लोग। इजिप्ट और जॉर्डन बॉर्डर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, उधर नीचे वाला हिस्से से, राफा के आसपास, वो राफा बॉर्डर पर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि वहां उसको खोल दिया जाए। आप चाहते हैं खोल दिया जाए? रफिया बॉर्डर के भी नीचे जी, एकदम साउथ, पूरा रेड सी पे। ओके, तो वहां पर क्या इजराइल आप गाजा के से जो इजरायली आए हैं वो आ रहे हैं आपके पास? गाजा के अंदर के नहीं, गाजा के बाहर के जो है वो आ रहे हैं। तो उनकी आप लोग मदद कर रहे हैं? सेंटर ये है, टूरिस्ट सिटी है, जैसे तेल अवीव इंडिया की मुंबई है, तो हम लोग इजराइल की मुंबई है, गोवा है। हमारी सिटी गोवा बोली जाती है इजराइल की। अच्छा हरजिल, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे। एक अस्पताल पे जो अटैक हुआ है उसको लेकर बहुत कहा जा रहा है कि इजराइल ने यहाँ मासूमों को मौत के घाट उतारा। इस पर आप इजराइल के लोगों का क्या मानना? मैं आ रहा हूँ जैकब, अभी आ रहा हूँ, आप बोलिएगा। बोलिए हरजिल। इसके बारे में देखा, मैंने भी कुछ वीडियो दिखाई दिए क्या गाजा के हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, लेकिन देखा तो उनका ही मिसाइल उनके ही तरफ पलट गया। उनका ही मिसाइल है जो इजराइल कभी तस्वीरें आ गई, ये 2 तस्वीरें आ गई। इजराइल के गाजा के अस्पताल पर 17 अक्टूबर को जब हमला हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया के इस्लामिक मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोग सड़कों पर आ गए, इजराइल के एम्बेसीज के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करने लग गए। लेकिन उससे 6 दिन पहले, ये जो मेरे आप दाहिने तरफ देख रहे हैं, उससे 6 दिन पहले इजराइल के एक अस्पताल पर अश्केलोन में हमला हुआ था 11 अक्टूबर को। इजराइल ने ये तस्वीरें रिलीज की हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमास के इस अटैक पर दुनिया क्यों चुप है? हमारे अस्पताल में भी तो लोगों को निशाना बनाया गया, हमारे अस्पताल में भी तो कुछ इस तरह से आग लगी। यानी एक तो वो कह रहे हैं कि इजराइल ने इस गाजा के अस्पताल पर अटैक किया नहीं, ये उनका मिसफायर है, उनका रॉकेट खुद उन पर गिरा। और दूसरा, यहां पर इजराइल कह रहा है कि हमारे अस्पताल पर जब हमास ने अटैक किया तो दुनिया क्यों चुप थी? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई पीएम मोदी ने महमूद अब्बास से बात की है। महमूद अब्बास से, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और कहा कि अस्पताल में लोगों की मौत का दुख है, फिलिस्तीन के लिए मदद जारी रखेंगे। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने महमूद अब्बास से बात की है। जैकलिन,
मैं एक छोटा सा यहाँ पर आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मासूमों की जो मौत हुई है, उस अस्पताल में जिस तरह से मासूमों की वो तस्वीरें आई हैं, इस पर इजराइल के नागरिक क्या सोचते हैं? हम लोग का पूरा विश्वास है, हम सभी लोगों का पूरा विश्वास है कि ये इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है। हाँ। आपने अभी हमने तस्वीरें देखी, जब इजराइल बॉम्ब छोड़ता है ऊपर से अपनी हवाई जहाजों से, तो एक बड़ा होल हो जाता है, बहुत बड़ा धुआं होता है। और वही आप देखिए, ये रॉकेट सर्टेनली रॉकेट मिसफायर है। ना ही हमने इसके वीडियोस देखे हैं जो अस्पताल के पीछे से भेजा हुआ रॉकेट था, जो अस्पताल पे जाके गिरा हुआ है। यहाँ पर आग लगी हुई है। हमारे बॉम्बिंग से कभी आग नहीं लगती, बहुत बड़ा धुआं होता है, बहुत बिल्डिंग ये टूट जाती है लेकिन आग नहीं लगती। दूसरा, रिकॉर्डिंग भेजी है इजराइल के गवर्नमेंट ने, 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एक दूसरे की बात करती हुए रिकॉर्डिंग सब जगह मौजूद है। वहां पर वो खुद बोल रहे हैं वहां पर कि ये हमारी मिस्टेक है। और ये जो शार्पनेस उन्होंने देखे हैं जहाँ पर लेकिन रॉकेट मिसफायर हुआ, वो एक इजरायली शार्पनेस नहीं है जो लोकली बनता है। लेकिन जैकब, इजराइल की बमबारी में बच्चों की मौत हो रही है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं इजराइल की बमबारी में भी तो लोग मारे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी आम लोगों को नुकसान हो रहा है। हमास का तो आप ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, लेकिन ज्यादातर आम लोग मारे जा रहे हैं। इसका ये कारण है कि जब भी वो हमारे ऊपर मिसाइल फेंकते हैं, वो हमेशा एक ऐसे स्कूल या अस्पताल या मस्जिद या ऐसे जगह पर होते हैं, रेसिडेंशियल एरिया में, जहां से वो फायरिंग करते हैं। और जब भी हम काउंटर अटैक करते हैं तो उनको पता है उसमें उनकी भी जान को जोखिम है। एट द सेम टाइम बाकी के जो लोग हैं आसपास, अगर वो अस्पताल है या कॉलेज है, स्कूल है या मस्जिद है, तो वहां पे कुछ सिविलियंस की मारे जाने की आशंका है। तो वो हिसाब से वो हमेशा ये करते हैं। ये पहली बात। सेकंड थिंग, जो उनके हॉस्पिटल पे उन्होंने किया, ये तो क्लियर प्रूफ है कि कहां से हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ है, कितने बार उन्होंने अपने एरिया की तरफ से उन्होंने मिसाइल फेंका है और वो जब भी उन्होंने लॉन्च किया वो वहीं के वहीं फटा है। तो इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ है। और पूरी दुनिया चुप है। जब यही सेम चीज हमारे इजराइल के हमारे हॉस्पिटल पे हुई तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर अब मोदी जी मोहम्मद अब्बास से बात कर रहे हैं तो उसमें उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनका कोई बात नहीं मान रहा है, उनका कोई वर्ड की कोई अहमियत ही नहीं है। क्योंकि वो जो पैलेस्टाइन है उसको पूरा जो कंट्रोल में लिया हुआ है वो हमास के टेररिस्ट लोगों ने लिया हुआ है। राष्ट्रपति को कोई सुन ही नहीं रहा है, उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया है और हमास ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। इजराइल में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने बड़ा बयान दे दिया है और ये आपको ब्रेकिंग देखनी चाहिए। ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है, ये कहा है ऋषि सुनक ने। इजराइल की रक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं, ये ऋषि सुनक ने कहा। ऋषि सुनक आज इजराइल में थे, कल बाइडेन इजराइल में थे, आज ऋषि सुनक इजराइल में थे। नागरिक भी हमास से पीड़ित हैं फिलिस्तीन के, ये कहा है सुनक ने। अनु कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोगों को ही हमास दिक्कतें पहुंचा रहा है, बंधकों की रिहाई के लिए ब्रिटेन मदद करता रहेगा, ये ऋषि सुनक ने कहा है। तो महाशक्तियां आप पहुंच रही हैं इजराइल। गाजा युद्ध में कौन सी महाशक्ति किस तरफ है, यह आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आप देखिए, यह ग्राफिक्स आपके सामने। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन, ये 3 इन देशों के, बड़े देशों के लीडर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। अब बाइडेन आ चुके हैं, ओलाफ शोल्ज आ चुके हैं, ऋषि सुनक आ चुके हैं, इजराइल को तमाम तरह की मदद का भरोसा दे रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने गाजा को भी फाइनेंशियल एड दी है, लेकिन यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में या हमास के समर्थन में कौन खड़ा है? कोई नहीं, सिर्फ समर्थन दिख रहा है। यहां पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। चाहे वो ओआईसी हो, 57 मुस्लिम देशों का संगठन, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो या फिर बेलारूस हो, जो बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने फिलिस्तीन की कोई बड़ी मदद की है? ऐसा कुछ लगता नहीं है। क्या लगता है आपको प्रोफेसर पाशा? अच्छा प्रोफेसर पाशा, मैं आपसे अभी एक और रिपोर्ट दिखा के फिर आपसे एक सवाल लेता हूं। आइए अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि अमेरिका विरोधी संगठन कौन कौन से हैं जो हमास और फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। ये देखिए, अमेरिका विरोधी देशों का एक बड़ा जमावड़ा है और ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी आप इनको कह सकते हैं, जो पीछे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। इसमें आप हिजबुल्लाह का नाम ले लीजिए, अल-कुद्स, ISIS, मुस्लिम ब्रदरहुड, हूती, चेचन, बोको हरम, वैगनर, रूस, अल बद्र, यानी अमेरिका के जो विरोधी देश हैं वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को फाइनेंस कर रहे हैं या इनको मदद कर रहे हैं। और ये अमेरिका के खिलाफ यहां पर ये आतंकी गुट या ये प्राइवेट आर्मीज यहां अमेरिका के खिलाफ एक्टिव दिख रही हैं। इसमें ISIS से लेकर
हूती, चेचन, ये तमाम जो देश हैं, ये तमाम जो संगठन हैं, ये रूस, चीन या फिर ईरान, ये इन नॉन स्टेट एक्टर्स को क्या मदद दे रही हैं और ये ग्राउंड पर अमेरिका के खिलाफ अटैक कर रहे हैं? ईरान में, इराक में जो हम देख रहे हैं, जो हम सीरिया में देख रहे हैं, जो दूसरी जगहों पर देख रहे हैं, क्या लगता है आपको प्रोफेसर पाशा, ये क्या एक प्रॉक्सी वॉर भी बनता जा रहा है इजराइल के खिलाफ? जी देखिए, सबसे बड़ा देश जो हमास को मदद कर रहा है कई सालों से, जिसके बारे में इजराइल को भी पता है और उसके अप्रूवल से कर रहा है, वो कतार है। हज़ारों के डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने फाइनेंशियल एड दिया है, जो कि हमास ने अपने पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को यूटिलाइज किया है, जो कि कतार वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए, मेडिसिन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया था। तो अमेरिका को पता है, इजराइल को भी पता है और मिस्र को भी पता है कि कतार जो है सबसे बड़ा देश है, जो कई सालों से फाइनेंशियल एड डायरेक्टली, ओपनली दे रहा है। उसके अलावा ईरान भी उनको मदद कर रहा है और मिस्र के इख्वान अल मुस्लिमीन, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो भी उनको काफ़ी मदद करते हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं इसी सवाल को लेकर जाऊंगा जनरल दत्ता के पास। जनरल दत्ता, क्या अब यही हम देखेंगे कि इजराइल के खिलाफ ये जो तमाम देश हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमास, इजराइल, फिलिस्तीन के समर्थन में, ये खुलकर कोई नहीं आएगा, लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको मोहरा बनाया जाएगा अमेरिका के खिलाफ, उन पर हमला करने में, उन पर प्रेशर बनाने में? देखिए, ऐसा है कि ये जितना कार्रवाई आज आप देख रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ फोकस, यूक्रेन वॉर से फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है? मिडल ईस्ट में। और यूक्रेन में कौन से प्लेयर थे? यूक्रेन की मदद कर रहे थे अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन और पूरा वेस्ट। और रशिया के साथ था ईरान, चाइना, आपका नॉर्थ कोरिया और ईरान। अभी जो शिफ्ट हुआ है ये फोकस, इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है हमास को? ईरान, बाय प्रॉक्सी चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह। जो हथियार इस्तेमाल हुए 7 अक्टूबर के हमले में, बहुत सारे नॉर्थ कोरियन हथियार इस्तेमाल हुए। उसमें F7 जो शोल्डर फायर्ड रॉकेट होते हैं वो इस्तेमाल हुए। जो क्लैशनिकोव का एक मॉडल है 58, वो भी नॉर्थ कोरिया का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी सपोर्ट चल रहा है हमास और हिजबुल्लाह को, ये ईरान के माध्यम से चल रहा है। और जितने नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये एक बड़े जो शतरंज के मोहरे हैं, जिनको चलाकर यहाँ पर फोकस डिवर्ट किया जा रहा है। तो ये जो पूरा फोकस शिफ्ट हुआ है इजराइल के साथ में वेस्ट, अमेरिका और जितने और यूरोप के मुल्क हैं, और दूसरी तरफ है रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना। तो ये जो अगर आप देखें पावर प्ले जो चल रहा है, आप इसको भी ध्यान रखें। इस पर मैं नॉर्थ स्टेट एक्टर तो चलते रहेंगे। इस पर इजराइल के लोगों से जल्दी से एक राय ले लेता हूं। हर्जिल, आपकी क्या राय है? जिस तरह से ये चीन, रूस या ईरान जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं, क्या मानना है आपका? हर्जिल, कैन यू हियर मी? क्या मैं पूछ रहा हूं, जो ये रूस, चीन, ईरान या फिर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अमेरिका या इजराइल को निशाना बना रहे हैं, इस पर इजराइल के लोग, आप क्या सोचते हैं? एक पूर्व सैनिक इजराइल का क्या सोचता है? इजराइल तो कुछ सोचता नहीं। इजराइल तो बोलता है कोई भी आए हम देखा जाएगा, क्योंकि ये डरने वाले लोगों में से नहीं है। इजराइल देश छोटा देश है लेकिन बहुत ताकतवर देश है। ये आजू बाजू वाले देश है, अगर बीच में आने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई और आया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। जैकलिन, आपको भी यही लगता है? नहीं, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से इजराइल विक्टोरियस होगा और वो वर्ल्ड वॉर 3 तक नहीं जाएगा। इसके बहुत पहले हम लोग इसका नतीजा निकालेंगे। बहुत पहले आप नतीजा निकाल लेंगे। जैकब, आपको क्या लगता है, ये देश इजराइल के खिलाफ क्यों आ गए हैं, रूस, चीन जैसे देश? ये जो देश की आप बात कर रहे हैं, ये जितने भी देश है, ये इन्होंने हमेशा टेररिस्ट लोगों का साथ दिया है या उन गलत लोगों का साथ दिया है। जैसे कि रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो वो जो गलत थे उनका साथ दिया। आज असाद ने जो सीरिया में किया उनका साथ दिया। आज जो हमास इजराइल के साथ कर रहा है, पैलेस्टाइन को आगे करके जो उनका साथ दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे टेररिस्ट है। और पूरे दुनिया में मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आज उनके देश में भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए
तो उनको समझना चाहिए किसका सपोर्ट करे और ठीक है, किसका ओके, सपोर्ट नहीं ओके। करे। मैं अब आपको- पैलेस्टाइन और हमास की दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो आया है, वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जल्दी से, बल्कि 2-3 वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। इस वॉर से जुड़ा हुआ ईरान की धमकी वाला वीडियो है, जो मैं बात कर रहा था कि कैसे ये देश यहां पर अब ईरान के इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के या हमास के समर्थन में है। ये देखिए, ये ईरान ने अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करके यहां पर एक धमकी दिया है। सीधा सीधा मैसेज है इजराइल को कि हम यहां पर इस तरह फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं। देखिए, ये कहा है ईरान ने। लेकिन इसी बीच देखिए, अब आपको युद्ध की त्रासदी दिखाते हैं, क्योंकि युद्ध अगर हो रहा है तो लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, कोलैटरल डैमेज के नाम पर लोग अपनों को खो रहे हैं। और ये उसकी तस्वीर है रोते बिलखते लोगों की। एक और तस्वीर, उजड़े घरों से तबाह लोग। कितने घर उजड़ गए किसी को नहीं मालूम। और ये घर उजड़े हैं गाजा में, ये घर उजड़े हैं, कुछ लोगों के घर इजराइल में भी उजड़े हैं जैसा कि उनका कहना है। लेकिन ये गाजा की तस्वीरें देखिए, जहां ज्यादा नुकसान हुआ है, कैसे लोगों के घर उजड़ गए। एक और इजराइल के रक्षा मंत्री का, अच्छा ये देखिए, दुनिया भर में इजराइल का विरोध कैसे हो रहा है। ये देखिए, दुनिया भर में इजराइल का विरोध। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बॉलिंग की तस्वीर है। कैसे यहां पर लोग सड़कों पर आ गए और यहां पर कैसे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ये उसकी तस्वीर है। तो फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के खिलाफ कैसे दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है, यह भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, दक्षिणी मोर्चे के लिए तैयार रहें, दक्षिणी मोर्चे के लिए तैयार रहें, जल्द आदेश होगा जारी, ये कहा योव गैलेंट ने। यानी दक्षिणी मोर्चे पर कुछ बड़ा हो सकता है।